हम बात करना चाहते हैं तिब्बत के उस जवान की जिसे आज अंतिम विदाई दी गई। वो फिल्मों में काम नहीं करता था, वो कोई बड़ा अभिनेता नहीं था, कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं था, इसलिए हो सकता है उसकी मौत पर हमारे देश में इतना बड़ा बवाल न मचे। हमारे देश में यह चलन बन गया है कि हम सिर्फ बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मौत पर ही चर्चा करना चाहते हैं, उन्हीं की मौत की जांच देखना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस जवान का यहां अंतिम संस्कार हो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई हीरो तो नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया है उसके लिए पूरा देश और इस देश के 135 करोड़ लोग हमेशा आभारी रहेंगे। संभव है कि आप इस जवान का नाम भी नहीं जानते होंगे। आज से पहले आपने इस जवान के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि यह जवान फिल्मों में काम नहीं करता था, यह जवान क्रिकेट भी नहीं खेलता था, ये देश की रक्षा करता था। इसलिए क्या आप इसे नायक मानते हैं? लद्दाख की राजधानी लेह के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF के कंपनी लीडर नियमा तेंजिन का आज अंतिम संस्कार हुआ। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास रेजिमेंट भी कहा जाता है। यह रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है, इसके सारे जवान भारत में रह रहे तिब्बती लोग होते हैं। 29 और 30 अगस्त की रात हुई सैनिक कार्रवाई में नियमा तेंजिन शहीद हो गए थे। वही कार्रवाई जो हमने चीन के खिलाफ की थी। लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में चीन की सेना के साथ हुए संघर्ष में इस जवान ने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ इस बहादुर जवान को विदाई दी गई। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और हम चाहेंगे कि आप भी दिल से इस जवान को सलाम कीजिए। लेह में हुआ यह अंतिम संस्कार भारत और तिब्बत के बीच एकता की एक बहुत ही भावुक तस्वीर है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी लीडर नियमा तेंजिन की पत्नी को तिब्बत और भारत दोनों का झंडा दिया गया, जबकि देश के लिए शहीद होने वालों के परिवारों को सिर्फ तिरंगा दिया जाता है। लेकिन इनके हाथ में दोनों देशों के झंडे थे, एक भारत का और दूसरा तिब्बत का। इसका मतलब क्या है? यानी ये भारत में तिब्बत को दिल से अपनाने की सच्ची तस्वीर है, जिसे आज आप सबको ध्यान से देखना चाहिए और फिर आप भारत और तिब्बत को एक फ्रेम में रखकर देखिए। अब आप दोनों देशों के अंतर को समझिए। एक तरफ चीन है जो अपने सैनिकों के शहीद होने की जानकारी भी कभी किसी को नहीं देता, यह मानता ही नहीं है कि उनके जवान शहीद हुए हैं, उस पूरी खबर को दबाकर रखता है, उन्हें कभी वो सम्मान नहीं देता। और दूसरी तरफ भारत है जो तिब्बत को मातृभूमि मानने वाले एक बहादुर सैनिक को भी सम्मान के लिए इतने शानदार तरीके से विदाई देता है। यानी भारत सिर्फ भाई भाई के नारे में यकीन नहीं रखता, सिर्फ भाई भाई के नारे नहीं लगाता, बल्कि तिब्बत को अपने भाई की तरह पूरा सम्मान देकर अपना कर्तव्य भी निभाता है।
विकास रेजिमेंट एक सीक्रेट फोर्स मानी जाती है और आज हुए इस सैन्य सम्मान को आप नए भारत की रणनीति और नए भारत की पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत मान सकते हैं। कंपनी लीडर तेंजिन लेह के पास एक तिब्बती शरणार्थी कॉलोनी में बड़े हुए हैं। ये यहीं रहते थे। तिब्बत से आए ऐसे शरणार्थियों के लिए चीन से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं। इसलिए भारत और तिब्बत दोनों के लिए इस समय दुश्मन नंबर 1 है चीन। और चीन एक ऐसा देश है जिसने भारत और तिब्बत को अब और भी करीब ला दिया है। इसलिए चीन की सेना से लड़कर बलिदान देने वाले तेंजिन को विदाई देने के लिए आज पूरा लेह मानो ठहर सा गया। अंतिम संस्कार के समय वहां पर बौद्ध प्रार्थनाओं के साथ भारत का राष्ट्रगान भी गूंज रहा था। आज शहीद तेंजिन के अंतिम संस्कार के दौरान वहां लगातार भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय के नारे लग रहे थे। ये चुभने वाले नारे सुनकर चीन आज और भी ज्यादा परेशान हो गया होगा। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। विकास रेजिमेंट जिंदाबाद, विकास रेजिमेंट जिंदाबाद, विकास रेजिमेंट जिंदाबाद। We salute, we salute, we salute, we Pounyama Titi, Pounyama Titi, Pounyama Titi। कंपनी लीडर तेंजिन वर्ष 1987 में विकास रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि तिब्बत को चीन के कब्जे से छुड़ाने की शपथ ली थी और तेंजिन ने कई अभियानों में हिस्सा लिया और उन्हें माउंटेन वॉरफेयर का माहिर माना जाता था। इस समय उनका बड़ा बेटा भी इसी विकास रेजिमेंट में जवान है। लेह के पास मौजूद एक शरणार्थी शिविर में तिब्बत से आए लगभग 7,000 ऐसे ही लोग रहते हैं और इनमें से कई विकास रेजिमेंट का हिस्सा बन गए हैं। विकास रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1962 में उन तिब्बती योद्धाओं को ट्रेनिंग देकर की गई थी जो चीन के नरसंहार से बचकर भारत आ गए थे। हमारे देश में पहले कभी भी विकास रेजिमेंट के बारे में खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन तेंजिन की शहादत के बाद इस फोर्स का नाम आजकल सबकी जुबान पर है। विकास रेजिमेंट ने 29 और 30 अगस्त की रात को चीन को एक बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाया था। भारतीय सेना ने उनकी मदद से ऐसे कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया जहां वो वर्ष 1962 की लड़ाई के बाद से अब तक कभी नहीं गई थी। इसका असर अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंच रहा है। अब नई खबर यह है कि भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद शी जिनपिंग चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए से काफी नाराज हैं और वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पेंगोंग लेक के पास चीन के एक कमांडर ने भारत का मुकाबला करने के बदले अपनी सेनाएं पीछे कर ली थी, यानी उसने मुकाबला करने की बजाय वहां से भागना ठीक समझा और इसी बात से शी जिनपिंग बहुत नाराज हुए। कुल मिलाकर इसी वर्ष जून में गलवान घाटी के बाद चीन को पेंगोंग घाटी में यह दूसरा बड़ा सबक मिला है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और ऐसी घटनाओं के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक बहुत नेगेटिव माहौल बन रहा है, जिससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तिब्बत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर नियमा तेंजिन को इस तरह पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदा करना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके मतलब आज आप सबको समझने चाहिए। यह चीन को लेकर भारत की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम आपको आज वो 5 बड़े पॉइंट समझाएंगे जो इस अंतिम संस्कार के पीछे छिपे हुए हैं। इन तस्वीरों के पीछे 5 बड़े पॉइंट्स क्या हैं, ये आज आप समझिए और यही 5 बड़े बदलाव हैं। यह चीन के खिलाफ भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। भारतीय सेना ने कभी भी खुलकर यह नहीं दिखाया कि वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कोई सहायता ले रही है, लेकिन अब यह बदल गया है। भारतीय सेना ने दूसरा बड़ा मैसेज यह दिया कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लद्दाख में बड़ी भूमिका में भी अब लाया जा सकता है। ये लोग इस पहाड़ी इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, पहाड़ों पर लड़ने में माहिर होते हैं। ऐसे में चीन की सेना हमेशा इनके दबाव में रहेगी। अब तिब्बत की आजादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के
मिलने के भी आसार हैं, क्योंकि तिब्बत को इस तरह से खुलकर आज आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। तिब्बत के शरणार्थियों की आवाज अब तक सामने कभी नहीं आती थी। भारत के समर्थन के बाद दूसरे देश भी अब तिब्बत को अपना समर्थन दे सकते हैं। तिब्बत पर वर्ष 1950 में चीन ने कब्जा कर लिया था। 70 वर्षों के बाद पहली बार तिब्बत के लोगों को उनका देश आजाद होने की अब थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। भारत के इस सम्मान के बाद तिब्बत के शरणार्थियों से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। और अब तक भारत ने चीन पर दबाव बनाने वाले मुद्दे कभी भी नहीं उठाए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाए थे, जिनमें तिब्बत भी एक मुद्दा है। अब संभावना है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दे। अभी तक ताइवान के मामले पर भारत नहीं बोल पाया है, कुछ भी कभी बोला नहीं है, लेकिन आज हम ये कहेंगे कि भारत को तिब्बत की आजादी का मामला भी अब खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए और भारत को ताइवान का मामला भी खुलकर उठाना चाहिए। और जब ये दोनों मामले उठेंगे तो फिर भारत को हांगकांग की स्वायत्तता के मामले में भी खुलकर अब आवाज उठानी चाहिए। इसलिए 3 पॉइंट, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान। तिब्बत के बारे में आज भारत ने लोगों को, दुनिया को अपना रुख बता दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चीन से तनाव के बीच तिब्बती शरणार्थी भारत की कूटनीति का एक नया चैप्टर साबित हो सकते हैं। ये वही कूटनीति है जिसकी सीख ईसा से लगभग 300 साल यानी लगभग 2300 वर्ष पहले चाणक्य ने दी थी। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और किसी भी देश की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अर्थनीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस बारे में चाणक्य ने जो कुछ लिखा था वो आज भी, आज के हालात में भी पूरी तरह लागू होता है। कूटनीति पर चाणक्य के विचारों को राजमंडल सिद्धांत कहा जाता है और वो क्या कहते हैं आज आपको सीखना चाहिए, देखना चाहिए। राजमंडल सिद्धांत के अनुसार अगर आपका पड़ोसी आपका शत्रु है तो फिर अपने पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र बना लेना चाहिए। तिब्बत के लोगों के साथ भारत के सहयोग को आप इसी श्रेणी में रखकर देख सकते हैं। अगर भारत के हिसाब से देखें तो चीन और पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं। फिलहाल नेपाल भी उनके साथ है। ऐसे में भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को अपना मित्र बना लिया और ये देश कौन से हैं? वो हैं जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मंगोलिया। इन सभी देशों के चीन से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। यही रणनीति पाकिस्तान के लिए भी अपनाई गई। पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान के भारत से अब रिश्ते काफी मजबूत हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ठीक उत्तर में बसे देश ताजिकिस्तान में भारतीय वायुसेना के 2 एयरबेस भी बन गए हैं। चाणक्य का कहना था कि शत्रु मजबूत हो तब राजा को अपने मित्रों की संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। इससे शत्रु पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यही कारण है कि भारत तमाम उकसावे के बाद भी नेपाल से मित्रता की लगातार कोशिश करता रहा है और हमने नेपाल के बारे में अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेपाल हमारा मित्र रहे। राजमंडल सिद्धांत के अनुसार एक बार जब शक्ति संतुलन बन जाए तो उसके बाद ही पड़ोसी शत्रु देश से संधि पर विचार करना चाहिए, वरना कोई भी समझौता बराबरी का नहीं होता और मजबूत देश अपनी शर्तें अक्सर थोप देता है। भारत चीन के मामले में इस समय ऐसा ही शक्ति संतुलन दिखा रहा है, आपने भी देखा होगा। और अब जब से पिछले हफ्ते भारत ने जो कार्रवाई की है चीन की सेना के खिलाफ और भारत ने जो महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा किया है, अब भारत चीन के साथ अपनी शर्तों पर संधि कर पाएगा। चाणक्य ने ऐसे देशों का भी जिक्र किया जो ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन। इन्हें मध्यम या उदासीन कहा जाता है। भारत के दृष्टिकोण से श्रीलंका और मालदीव्स को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे देशों से संबंध सुधारने के प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए जो मध्यम श्रेणी में हो या उदासीन श्रेणी में हो। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.